दोस्तों, डीएम मैडम ऑफिस में मीटिंग में व्यस्त होती हैं। तभी उन्हें हॉस्पिटल से फोन आता है। मां की हालत नाजुक है, तुरंत आइए। सरकारी गाड़ी और ड्राइवर कहीं दूर होते हैं। वो वक्त बर्बाद नहीं करती और अपनी पुरानी स्कूटी पर निकल पड़ती हैं। सिंपल सलवार सूट और हेलमेट में एक आम महिला की तरह। रास्ते में दरोगा ने बेवजह परेशान कर दिया, थप्पड़ मारा और स्कूटी पटक दी। फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, सुबह की पहली किरण जब सरकारी बंगले की खिड़कियों से टकराई, तब भी डीएम संजना द्विवेदी अपनी फाइलों में डूबी हुई थीं। जिले के हालात, नई योजनाओं की समीक्षा, स्कूलों की दशा, अस्पतालों की स्थिति, हर एक विषय पर उनका फोकस स्पष्ट था। वो सिर्फ कुर्सी पर बैठी एक अफसर नहीं थीं, बल्कि जमीन से जुड़ी संवेदनशील और तेज तर्रार महिला अधिकारी थीं। लेकिन आज सुबह कुछ अलग थी। उनके चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें थीं। रात भर मां की तबीयत को लेकर बेचैनी बनी रही थी। मां पिछले कुछ हफ्तों से शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती थीं। बढ़ती उम्र और शुगर की परेशानी के कारण उनकी स्थिति बार बार बिगड़ जाती थी। संजना हर शाम मां से मिलने जाती थीं, पर आज उन्हें सुबह से ही बेचैनी हो रही थी, जैसे दिल कोई अनहोनी का संकेत दे रहा हो। तभी टेबल पर रखा सरकारी मोबाइल फोन घनघना उठा। स्क्रीन पर डॉ. सुधा अस्पताल लिखा था। दिल एक पल को कांपा। हेलो डॉक्टर, संजना की आवाज में घबराहट थी। मैडम, आपकी मां की हालत अचानक बिगड़ गई है। हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। आप जरा जल्दी आ सकें तो अच्छा होगा। ये सुनते ही संजना के हाथ से फाइलें गिर पड़ी। उन्होंने बिना कुछ सोचे कुर्सी से उठते ही अपनी पर्स और चाबी उठाई। सरकारी गाड़ी और ड्राइवर इस वक्त नहीं थे। वो किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर गए थे। इंतजार करने का वक्त नहीं था। मैं खुद जा रही हूं स्कूटी से, उन्होंने पीए को बस इतना कहा। पीए ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में जो मां के लिए चिंता थी, उसने सब शब्दों को रोक दिया। संजना अपने कमरे में गईं। एक साधारण सूती सलवार सूट पहना, चश्मा लगाया और सिर पर हेलमेट डाल लिया। सरकारी बंगलों के गेट से जब वो बाहर निकलीं, तो कोई नहीं जान पाया कि ये वही महिला है जो पूरे जिले की जिम्मेदारी संभालती है। सड़क पर सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। तेज धूप पड़ने से पहले लोग अपने काम में लग चुके थे। संजना की स्कूटी अस्पताल की दिशा में उड़ती जा रही थी। रास्ते में ट्रैफिक भी था और उनके दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थीं। वो बार बार सोचती जा रही थीं, कहीं देर न हो जाए, मां को कुछ हुआ तो। आंखों में आंसू भर आते, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। तभी एक चौराहे पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी। कई गाड़ियों को रोका जा रहा था। संजना ने धीमा किया तो एक दरोगा ने हाथ उठाकर उन्हें रोक लिया। कहां जा रही हो ऐसे भागती हुई? हेलमेट तो ठीक से पहना है, लेकिन कागज दिखाओ स्कूटी के, दरोगा ने सख्त लहजे में कहा। संजना ने शांत स्वर में कहा, मेरी मां अस्पताल में भर्ती हैं, हालत नाजुक है, जल्दी जाना है। हर कोई यही बहाना बनाता है, पहले कागज दिखाओ फिर बात करेंगे, उसने बदतमीजी से जवाब दिया। संजना ने कहा, मैं जरूरी काम से जा रही हूं, कृपया रास्ता दीजिए, देर हो रही है। अरे, बहस कर रही है मुझसे? कौन हो तुम? बड़ी अधिकारी बन गई हो क्या? दरोगा ने आंखें तरेड़ते हुए कहा। भीड़ जमा हो चुकी थी। कुछ लोग तमाशबीन बने हुए थे। अचानक गुस्से में आकर दरोगा ने संजना के हेलमेट पर हाथ मारा और जबरदस्ती उतरवाया। अब दिखाओ चेहरा, बड़े अफसर बनते हो ना सब। हेलमेट उतरते ही उनके बाल बिखर गए। चेहरा तनाव से भरा था, लेकिन उन्होंने अब भी खुद को शांत रखा। अब थप्पड़ मारना बाकी है क्या? उन्होंने व्यंग्य में कहा। तो ले लें, पूरा कर देते हैं। और दरोगा ने एक जोरदार थप्पड़ उनके गाल पर दे मारा। सन्नाटा छा गया। संजना कुछ पल तक वहीं खड़ी रहीं। उनका चेहरा जल रहा था, लेकिन आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, स्कूटी उठाई और चुपचाप निकल पड़ी। दरोगा ने सोचा, शायद कोई आम लड़की थी, थोड़ी देर का ड्रामा था, अब गई अपनी राह। उसे क्या पता था, उसी थप्पड़ ने उसकी वर्दी की उम्र तय कर दी थी। हॉस्पिटल की सीढ़ियां चढ़ते हुए संजना के गाल पर पड़ा थप्पड़ अब भी जल रहा था, लेकिन मन में चल रही बेचैनी का इससे कोई मुकाबला नहीं था। आईसीयू के बाहर पहुंचते ही उन्होंने डॉक्टर सुधा से बात की। कैसी हैं मां? डॉक्टर सुधा ने गहरी सांस ली। थोड़ा स्थिर हैं अभी,
लेकिन आपकी मौजूदगी जरूरी थी। मैंने जैसे ही फोन किया आपने तुरंत आकर बहुत अच्छा किया। संजना ने शीशे के पार झांका। मां ऑक्सीजन मास्क लगाए बेहोश थीं। उस चेहरे को देखकर संजना की आंखों से पहली बार आंसू बह निकले। लेकिन वो आंसू सिर्फ बेटी के नहीं थे, वो एक प्रशासनिक अधिकारी की हार भी थी। इतने बड़े पद पर बैठकर भी वो अपनी ही मां को वक्त पर बिना किसी रुकावट के नहीं देख सकी। उसी समय उनके पीए नीरज अस्पताल पहुंचे। वे सांस फुलाकर बोले, मैडम आपको क्या जरूरत थी स्कूटी से आने की? गाड़ी 2 मिनट में आ जाती। और आप ठीक तो हैं? आपके गाल पर ये। संजना ने आंखों से उन्हें चुप कर दिया। एक काम कीजिए नीरज, उस चौराहे की सीसीटीवी फुटेज मंगवाइए जहां पुलिस चेकिंग चल रही थी। साथ में उस दरोगा का नाम भी चाहिए। अभी कुछ मत बोलिए, बस जानकारी चाहिए। नीरज ने सिर हिलाया और तुरंत फोन पर लग गए। संजना जानती थी अब ये निजी मामला नहीं रहा, ये उस सत्ता की प्रतिष्ठा का सवाल था जो जनता की सेवा में होती है, लेकिन जब आम कपड़ों में होती है तो पहचानना तो दूर, उसे अपमानित तक कर दिया जाता है। मां से मिलकर जब संजना बाहर निकली तब तक नीरज जानकारी जुटा चुके थे। मैडम, उस चौराहे पर ड्यूटी पर जो दरोगा था उसका नाम है अनिल कुमार यादव। सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई है जिसमें सब रिकॉर्ड है। थप्पड़ मारते हुए भी साफ दिख रहा है। संजना ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, तैयार रहिए, हम सीधे थाने चलेंगे। लेकिन इस बार मैं डीएम के तौर पर नहीं जाऊंगी। मैं वहां सिर्फ वो लड़की बनकर जाऊंगी जिसे थप्पड़ मारा गया। बाकी बात वहीं से शुरू होगी जहां से सुबह अधूरी छूटी थी। नीरज चौंक गए। पर मैडम आप अकेली? संजना ने कहा, अब मुझे डर नहीं लगता। मुझे गुस्सा आता है उस सिस्टम पर जो अपनी ही जनता से ऐसे पेश आता है। और जब जनता का सेवक जनता को थप्पड़ मारता है तो वो सिर्फ हाथ नहीं उठाता, वो संविधान पर वार करता है। शाम होने से पहले संजना साधारण कपड़ों में वही स्कूटी लेकर उसी थाने पहुंची। इस बार उनके पीछे न कोई काफिला था न कोई सुरक्षा, बस आंखों में वही आग थी जो अपमान के साथ जलती है। थाने में प्रवेश करते ही उन्होंने पूछा, यहां दरोगा अनिल कुमार यादव हैं? डेस्क पर बैठे सिपाही ने बिना देखे कहा, किसी केस की शिकायत करनी है तो एफआईआर लिखवा लो बहन जी, दरोगा जी मीटिंग में है। संजना ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगी। आप बस बता दीजिए कि वो आए तो उन्हें बताइएगा। एक लड़की आई है सुबह जिसे थप्पड़ मारा था। इतना कहकर वो एक कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर बाद दरोगा अनिल यादव थाने में दाखिल हुए। आंखें छड़ी हुई, चाल अकड़ में। सिपाही ने जाकर कहा, सर वो स्कूटी वाली लड़की आई है सुबह वाली, कहती हैं मिलना है आपसे। ओह, अब माफी मांगने आई है शायद, दरोगा ने हंसते हुए कहा और आगे बढ़ा। सामने पहुंचा तो संजना की आंखों से नजर मिली। दरोगा ने एक पल को आंखें सिकोड़ी, फिर जैसे चेहरा पहचान लिया, उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा। तब तुम? संजना उठी, जेब से अपना पहचान पत्र निकाला और दरोगा के मुंह के सामने लहराया। आईएएस संजना द्विवेदी, जिलाधिकारी, और वही लड़की जिसे आपने आज सुबह थप्पड़ मारा था। अब बात कीजिए। थाने में एक पल को सन्नाटा छा गया। दरोगा की अकड़, सिपाहियों की हंसी, सब थम गई। पहचान पत्र थामते ही जैसे दरोगा के पैर कांपने लगे। मैडम, मैं नहीं जानता था। यही तो दिक्कत है दरोगा जी, संजना ने सख्ती से कहा। आप जानना नहीं चाहते। आपके लिए हर स्कूटी वाली महिला सिर्फ एक बहाना बनाने वाली लड़की होती है। अब आपसे न बहस करनी है न बहाना सुनना है। उन्होंने नीरज को इशारा किया, जिसने तुरंत ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। संजना ने कहा, दरोगा अनिल यादव, आपको ड्यूटी के दौरान एक महिला पर हाथ उठाने, गाली गलौज करने और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के आरोप में निलंबित किया जाता है। अब आप सस्पेंड हैं। आगे की जांच विभागीय समिति करेगी। दरोगा ने पैरों में गिरने की कोशिश की, लेकिन संजना ने हाथ से इशारा कर रोक दिया। अगर आप मेरे मां के सामने भी यही हरकत करते तब भी मैं माफ नहीं करती, क्योंकि ये मामला सिर्फ मेरे नहीं, हर उस आम नागरिक का है जो आपकी जैसी वर्दियों से डरता है। थाने में सन्नाटा था और आंखें झुकी हुईं। संजना वहां से बिना पीछे देखे निकल गई। अब यह सिर्फ एक थप्पड़ की कहानी नहीं थी, ये उस सोच पर तमाचा था जो वर्दी के पीछे खुद को भगवान समझ बैठी थी।
दरोगा अनिल कुमार के निलंबन की खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। अखबारों की सुर्खियों से लेकर टीवी चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज तक हर जगह एक ही बात थी, डीएम मैडम को थप्पड़ मारने वाले दरोगा सस्पेंड। लोग हैरान थे, कुछ शर्मिंदा तो कुछ प्रेरित। पहली बार जनता ने देखा कि सत्ता में बैठी कोई महिला अफसर सिर्फ कुर्सी पर बैठने नहीं, न्याय के लिए लड़ने आई है। लेकिन संजना जानती थीं कि यह सिर्फ शुरुआत थी। सिर्फ एक दरोगा को सस्पेंड करने से सिस्टम नहीं बदलता। उसकी जड़ें बहुत गहरी थीं, उन्हें साफ करना था, और वो भी बिना किसी डर के। जिलाधिकारी कार्यालय में अगले दिन आपात बैठक बुलाई गई। सभी उच्च अधिकारी, पुलिस कप्तान और विभाग प्रमुख मौजूद थे। संजना की आंखों में दृढ़ता थी, उनकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक स्पष्टता थी जो अंदर तक असर कर जाती थी। मैं आप सभी से कोई स्पष्टीकरण या बहाना सुनने नहीं आई हूं, उन्होंने कहा। मैं आपसे एक वादा चाहती हूं कि कोई भी अधिकारी, कोई भी वर्दीधारी, चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों ना हो, अगर जनता के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसे बचाया नहीं जाएगा। पुलिस कप्तान ने थोड़ा असहज होकर कहा, मैडम, हम समझते हैं कि जो हुआ वो गलत था, लेकिन कभी कभी मुआयना किए बिना पब्लिक प्रेशर में कार्रवाई करना हमारे जवानों के मनोबल को भी गिरा सकता है। संजना ने गहरी नजर से उनकी ओर देखा। मैं प्रेशर में नहीं, उस थप्पड़ के दर्द में बोल रही हूं जो एक आम महिला को सहना पड़ा। आज वो मैं थी, कल कोई और हो सकती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ड्यूटी और दुर्व्यवहार में फर्क हमेशा याद रहे। सन्नाटा छा गया, किसी ने कोई बहस नहीं की। सभी अधिकारियों ने सिर हिलाकर समर्थन जताया। लेकिन संजना जानती थीं कि सिर्फ बातें करने से बदलाव नहीं आता, उसे अमल में लाना होता है। उस सप्ताह का रविवार जनता दरबार के नाम था। हर बार की तरह लंबी कतारें थीं। गरीब, मजलूम, महिलाएं, बुजुर्ग सब न्याय की आस में आए थे। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। लोग संजना को देखकर सिर्फ अफसर नहीं, अपनी अपनी उम्मीदों की मूर्ति समझ रहे थे। एक बुजुर्ग महिला आई, कांपते हाथों से प्रार्थना पत्र सौंपते हुए बोली, बिटिया, थाने के मुंशी ने मेरी जमीन का कागज फाड़ दिया। मैंने जितनी बार थाने गई, हर बार दुत्कारा गया। तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। संजना ने तुरंत नोट किया, आपका केस मैं खुद देखूंगी। वो मुंशी अब ड्यूटी पर नहीं रहेगा जब तक ये जांच पूरी नहीं होती। दूसरे ने बताया, मैडम, हमारी बहन के साथ चौकी इंचार्ज ने दुर्व्यवहार किया। हमने शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। संजना ने उसी समय एसएसपी को बुलवाया और स्पष्ट निर्देश दिए, हर थाने में महिला हेल्प डेस्क को सक्रिय किया जाए और हर शिकायत को 48 घंटे में संज्ञान में लाया जाए, नहीं तो जिम्मेदार अधिकारी को सस्पेंशन का सामना करना होगा। मीडिया लगातार डीएम मैडम के फैसलों पर रिपोर्ट कर रहा था। कुछ चैनल तारीफ कर रहे थे तो कुछ सवाल उठा रहे थे। क्या संजना द्विवेदी तानाशाही कर रही हैं? क्या एक थप्पड़ की वजह से पूरी पुलिस फोर्स को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? संजना मुस्कुराई। पत्रकारों के सामने उन्होंने कहा, अगर एक थप्पड़ से पूरी पुलिस व्यवस्था हिल जाती है तो जरा सोचिए, आम जनता हर दिन कितनी बार हिलती होगी जब उसे थप्पड़ नहीं, पूरे सिस्टम की बेरुखी सहनी पड़ती है। मैं सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, मैं उसके भीतर छिपे षड्यंत्र के खिलाफ हूं। उनकी बातों का असर हुआ। कई युवा अफसरों ने सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में लिखा। एक सिपाही ने चुपचाप आकर कहा, मैडम, आपने आज हमें बताया कि वर्दी का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। हफ्ते भर की हलचल के बाद संजना एक बार फिर अस्पताल पहुंची। मां अब होश में थी। जैसे ही संजना आईसीयू में पहुंची, मां ने हाथ पकड़ लिया। बिटिया, तू ठीक तो है? तेरे चेहरे पर वो निशान। संजना ने मां की हथेली को चूमा। अब सब ठीक है मां, वो एक थप्पड़ था जिसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मां की आंखें नम थीं, लेकिन उसमें गर्व का पानी भी था। संजना ने मुस्कुराकर कहा, आप जल्दी ठीक हो जाइए मां, अभी मुझे बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, आपके लिए, इस शहर के लिए और उन सबके लिए जो चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई सुनेगा ही नहीं। यह सिर्फ शुरुआत थी, और सच में यह बस शुरुआत थी। न्याय की लड़ाई अब पूरे प्रशासन में हलचल मचाने वाली थी। हर वो अफसर जो अपने पद का दुरुपयोग करता था,
अब सतर्क हो गया था और हर वो नागरिक जो खुद को कमजोर समझता था अब जान गया था एक संजना कहीं ना कहीं जरूर बैठी है जो उनके लिए लड़ सकती है। संजना के लिए बाहरी दुश्मनों से लड़ना उतना मुश्किल नहीं था जितना अपने ही सिस्टम के भीतर बैठे लोगों से लड़ना। दरोगा के निलंबन और थानों में मची हलचल के बाद कुछ अफसरों ने उसे चुपचाप चुनौती देनी शुरू कर दी थी। उनकी नजर में संजना ने सिस्टम की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थीं, एक थप्पड़ की वजह से। लेकिन संजना जानती थीं कि इज्जत किसी पद से नहीं, उस पद पर बैठे व्यक्ति के आचरण से मिलती है। डीएम कार्यालय से थोड़ी दूरी पर एक गेस्ट हाउस में जिले के कुछ वरिष्ठ अफसर और रसूखदार नेता एक बैठक कर रहे थे। चर्चा थी डीएम को काबू में कैसे लाया जाए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सबके राज बाहर आ जाएंगे, एक ठेकेदार बोला, जिसकी फर्म को पिछली बार संजना ने ब्लैक लिस्ट किया था। हमें ऊपर से दबाव बनवाना होगा, एक पूर्व मंत्री ने कहा, वरना ये लड़की हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। इस मीटिंग की भनक संजना को नहीं थी, लेकिन उनके अनुभव ने उन्हें पहले ही सचेत कर दिया था कि कुछ लोग अब उनके खिलाफ चालें चलेंगे। वो तैयार थीं। जिला कार्यालय में कुछ कर्मचारियों ने धीमे धीमे विरोध शुरू कर दिया था। फाइलें समय पर नहीं पहुंच रही थीं, मीटिंग्स में देर से पहुंचना और जनता के पत्रों को अनदेखा करना, ये सब अब रोजमर्रा का हिस्सा बनता जा रहा था। एक दिन संजना ने खुद देखा कि एक वृद्ध महिला सुबह 10 बजे से चक्कर काट रही थी, लेकिन क्लर्क ने उसका आवेदन अब तक नहीं लिया। उसने उसी वक्त उस क्लर्क को बुलवाया। क्यों नहीं लिया गया इनका आवेदन? संजना ने सख्त लहजे में पूछा। क्लर्क हकलाया, मैडम भीड़ ज्यादा थी, भूल हो गई। भूल? एक बुजुर्ग महिला की उम्मीद को भूल कह रहे हो? मैं अब ये भूल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तत्काल सस्पेंड किया जाए और जांच बैठाई जाए, उन्होंने आदेश दिया। कर्मचारियों में खलबली मच गई, लेकिन अब वो जान चुके थे संजना सिर्फ फाइलों में नहीं, जमीनी सच्चाई में विश्वास करती है। कुछ मीडिया चैनल जो शुरू में संजना की तारीफ कर रहे थे, अब पलट चुके थे। रोज कोई न कोई झूठी रिपोर्ट चलती। डीएम की तानाशाही से कर्मचारी परेशान, महिला डीएम बनी, महिला अत्याचार की मिसाल। संजना ने इस पर कोई सफाई नहीं दी। उन्होंने अपने एक विश्वासपात्र अधिकारी को बुलाया। जो काम करेगा वही बोलेगा, मैं काम में जवाब दूंगी, टीवी स्क्रीन पर नहीं। उन्होंने जन सुनवाई को और पारदर्शी बनाने के लिए नया पोर्टल लॉन्च करवाया, जिसमें हर शिकायत की रियल टाइम ट्रैकिंग हो सके। जनता को भी महसूस होने लगा कि मीडिया जो दिखा रही है वो सच नहीं। उनका अनुभव कुछ और कहता था। एक रात उन्हें गुप्त सूचना मिली कि जिला अस्पताल में दवाओं की आपूर्ति में बड़ा घोटाला हुआ है। सप्लायर फर्जी बिल बनाकर लाखों की कमाई कर रहा था और इसमें अस्पताल का प्रशासनिक स्टाफ भी शामिल था। अगले ही दिन सुबह 5 बजे संजना खुद टीम के साथ अस्पताल पहुंची। स्टोर रूम की जांच की, रिकॉर्ड खंगाले और कई अनियमितताएं पकड़ी। उन्होंने मुख्य फार्मासिस्ट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बात यही नहीं रुकी। उन्होंने एक विशेष जांच समिति बनाई और कहा, अगर इस मामले में किसी बड़े अफसर की मिलीभगत सामने आई तो वो भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अब सिस्टम में एक नई हलचल थी। कुछ लोग डर गए थे, कुछ चिढ़ गए थे, लेकिन एक नया वर्ग भी खड़ा हो रहा था। ईमानदार अधिकारी, युवा कर्मचारी और समाज सेवी जो संजना के नेतृत्व में एक नया प्रशासन देख रहे थे। एक युवा पीसीएस अधिकारी ने उन्हें एक चिट्ठी दी, जिसमें लिखा था, मैडम, आपने साबित कर दिया कि अफसरशाही सिर्फ आदेश देने का नाम नहीं, बल्कि खुद आगे बढ़कर सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत का नाम है। आप जैसी अफसरों की जरूरत देश को है। संजना मुस्कुराई, लेकिन भीतर से उन्हें एहसास था कि ये लड़ाई लंबी है। हर दिन एक नया मोर्चा खुलेगा, हर दिन एक नई चाल चली जाएगी। लेकिन अब वह डरने वाली नहीं थी। उन्होंने अपने भीतर का डर उसी थप्पड़ के साथ मिटा दिया था। उस रात जब वह अस्पताल में मां से मिलने पहुंची, मां ने उनका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, जब तू पैदा हुई थी तो मैंने तेरे लिए सिर्फ एक दुआ मांगी थी कि तू किसी का अन्याय न सहे और किसी पर अन्याय न करे। तू मेरी वो दुआ बन गई है। संजना की आंखें भर आईं। उन्होंने मां के माथे को चूमते हुए कहा,
अब बेटी का कर्तव्य है कि वो किसी और मां के आंसू न बहने दे। रात के सन्नाटे में मां बेटी का यह संवाद गूंजता रहा, जैसे किसी तूफान से पहले की शांति हो। डीएम संजना अब एक नाम नहीं, एक प्रतीक बन चुकी थी, सत्य, संघर्ष और न्याय का प्रतीक। लेकिन इसी प्रतीक को मिटाने के लिए अब बड़े स्तर पर साजिशें रची जा रही थीं। उनके खिलाफ फर्जी शिकायतें ऊपर तक पहुंचाई जा रही थीं। राजधानी में बैठे बड़े अफसरों और राजनेताओं को यह बताया जा रहा था कि संजना के फैसले प्रशासन के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। लेकिन संजना को इन सब की खबर धीरे धीरे लगने लगी थी। एक दिन एक फोन कॉल आया। डीएम मैडम, राजधानी से 3 सदस्यीय टीम आ रही है। उनका निरीक्षण आपके कामकाज और हाल की घटनाओं को लेकर है। संजना ने न तो कोई चिंता जताई और न ही कोई विशेष तैयारी की। उन्होंने अपने एडीसी से कहा, जैसा रोज चलता है वैसा ही चलेगा। अगर टीम को सच्चाई देखनी है तो बिना सजावट के ही देखे। टीम आई। 3 अलग अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारी। उन्होंने रूटीन निरीक्षण के नाम पर लगभग हर विभाग की फाइलें खंगाली, जनता के साथ भी बात की। कुछ एक अफसरों को उम्मीद थी कि डीएम की कुर्सी अब डगमगाएगी, लेकिन हुआ इसके उलट। जनता ने टीम के सामने खुले शब्दों में कहा, पहली बार हमें लगा कि अफसर हमारे लिए हैं, हमारे ऊपर नहीं। शहर के उस तबके में बेचैनी बढ़ गई थी जो वर्षों से प्रशासनिक छांव में फलता फूलता रहा था। बिल्डर, ठेकेदार, दलाल और कुछ चुनिंदा अफसर। अगर ये और 2 महीने रही तो हम सब की दुकान बंद हो जाएगी, एक वरिष्ठ ठेकेदार ने कहा। एक ही रास्ता बचा है, उसके साथ बैठे एक अफसर ने फुसफुसाते हुए कहा, किसी पुराने केस को उछालो, कोई व्यक्तिगत चीज निकालो और मीडिया में हवा दो। अगले ही दिन एक पुराने ट्रांसफर केस को लेकर एक निजी चैनल पर डीएम मैडम ने नियमों की अनदेखी की जैसा ब्रेकिंग न्यूज चलने लगा। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी सक्रिय हो गई। तानाशाह डीएम, सस्ती लोकप्रियता के लिए ड्रामा और न जाने क्या क्या। लेकिन संजना चुप थी, न गुस्सा न सफाई। उन्होंने अपने आईटी सेल को बस एक निर्देश दिया, सत्य के सबूत एकत्र करो, लेकिन कोई उल्टा जवाब नहीं देना। 24 घंटे में उनकी टीम ने उस ट्रांसफर केस की पूरी फाइल, नोटिंग, शासनादेश और आदेश को एक सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड कर दिया। अगली सुबह जब मीडिया के सामने सारे तथ्य आए तो टीआरपी की भूखी वो खबर खुद ही दम तोड़ गई। जब जनता को पता चला कि उनकी डीएम को बदनाम करने की कोशिश हो रही है तो शहर में अजीब सा माहौल बन गया। एक सुबह अचानक डीएम कार्यालय के बाहर हजारों लोग जमा हो गए। किसान, व्यापारी, महिलाएं, युवा। हमारी डीएम जिंदाबाद, ईमानदारी के खिलाफ साजिश नहीं चलेगी। लोगों ने नारे लगाए, पोस्टर उठाए और प्रशासन को संदेश दिया। अब जनता जाग चुकी है। संजना बालकनी से देख रही थीं, आंखें भर आईं। एडीसी ने पूछा, मैडम भाषण देंगे? संजना मुस्कुराईं, इनका प्रेम ही मेरा उत्तर है, भाषण की जरूरत नहीं। इतने संघर्षों के बीच संजना का निजी जीवन लगभग शून्य हो गया था। एक रात मां ने फोन पर कहा, बेटी बहुत कुछ पा लिया तूने, लेकिन अकेलापन भी तो साथ लाया है ना? संजना ने शांत स्वर में कहा, मां अभी मैं अकेली नहीं हूं, मेरा जमीर और मेरी जिम्मेदारी मेरे साथ है। प्यार, शादी, परिवार शायद बाद में, अभी इस शहर की बेटियां मेरी जिम्मेदारी हैं। एक रात संजना अपने ड्राइवर के साथ रात के दौरे पर थीं। एक सुनसान इलाके में अचानक 2 बाइक सवार लोगों ने उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की। संजना ने तुरंत गाड़ी का लॉक किया, ड्राइवर को सतर्क किया और खुद पुलिस को कॉल किया। हमले की कोशिश नाकाम रही, लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका था, अब लड़ाई विचारों की नहीं, जान की हो गई है। एसपी साहब खुद पहुंचे और बोले, मैडम अब आपको सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। संजना ने पहली बार थोड़े ठहराव से कहा, ठीक है, लेकिन मेरी आवाज कम ना हो, यह ध्यान रखना। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया था। संजना के खिलाफ साजिशें सिर्फ इसलिए नहीं थीं कि वह कढ़ाई से काम कर रही थीं, बल्कि इसलिए भी कि वह एक महिला थीं, और एक ऐसी महिला जो झुकी नहीं। अध्याय के अंत में संजना अपने ऑफिस में अकेली बैठी एक डायरी में लिखती हैं, हर सुबह जब मैं दर्पण में खुद को देखती हूं तो सिर्फ एक सवाल करती हूं, क्या मैं आज भी उतनी ही निडर हूं जितनी पहले दिन थी? जवाब अगर हां है
तो मुझे कोई हिला नहीं सकता। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसके भीतर एक रोशनी थी, संकल्प की, विश्वास की और परिवर्तन की। शहर की सुबहें अब पहले जैसी नहीं रही थीं। डीएम संजना के संघर्षों ने एक क्रांति को जन्म दिया था। यह क्रांति किसी आंदोलन से कम नहीं थी। यह था व्यवस्था में बैठे भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ एक ईमानदार इंसान की निडर लड़ाई। मगर अब वो वक्त आ चुका था जब सारे मोर्चों का अंतिम फैसला होना था। राज्य सरकार ने तय किया कि जिले में पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे विवादों को देखते हुए डीएम संजना के ट्रांसफर पर विचार किया जाएगा। फैसले से पहले राजधानी में एक उच्च स्तरीय मीटिंग रखी गई, जिसमें मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वरिष्ठ आईएएस आईपीएस अधिकारियों को बुलाया गया। यह मीटिंग बेहद गोपनीय थी। बाहर किसी को भनक नहीं थी कि क्या निर्णय होगा। संजना को भी राजधानी बुलाया गया। उनसे कहा गया कि वे अपने कार्यकाल की समीक्षा प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने शांत लहजे में पूछा, आपके खिलाफ इतनी शिकायतें क्यों हैं संजना जी? संजना ने बिना झिझक कहा, क्योंकि मैं नियमों से काम करती हूं और नियमों से काम करने वालों से अक्सर वही लोग नाराज होते हैं जो नियमों को तोड़ना चाहते हैं। मुख्य सचिव बोले, लेकिन विरोध बहुत ज्यादा हो गया है। क्या आपको नहीं लगता थोड़ी नरमी दिखानी चाहिए थी? संजना ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, जहां आग लगी हो वहां पानी से नहीं, साहस से काम लिया जाता है। और मेरी नरमी सिर्फ पीड़ितों के लिए है, अपराधियों के लिए नहीं। उस रात संजना राजधानी के सरकारी गेस्ट हाउस में थीं। नींद नहीं आ रही थी। टीवी पर एक चैनल बार बार चला रहा था, डीएम संजना का ट्रांसफर तय, क्या ईमानदारी की सजा मिलेगी? वहीं सोशल मीडिया पर लोग ट्रेंड चला रहे थे, जस्टिस फॉर डीएम, स्टैंड विद संजना। शहर के हजारों लोग डीएम कार्यालय के बाहर मोमबत्तियां लेकर खड़े थे। उन्होंने नारा दिया, जो डर गया वो झुक गया, जो झुक गया वो बिक गया। डीएम संजना न झुकी न बिकी, वो हमारी उम्मीद है। संजना मीटिंग हॉल में पहुंची। सारा मीडिया बाहर खड़ा था। अफवाहें जोरों पर थीं। मुख्यमंत्री ने हाथ में एक फाइल उठाई और बोले, डीएम संजना, आपकी कार्यशैली को लेकर कई विवाद हुए, लेकिन सबकी सांसें थम गईं। आपने हमें यह सिखाया कि सिस्टम से लड़ने के लिए सिर्फ ओहदा नहीं, जज्बा चाहिए। हम आपके साहस को सलाम करते हैं। सभी तालियों से हॉल गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की, डीएम संजना न सिर्फ अपने जिले में बनी रहेंगी, बल्कि अब राज्य भर में महिला सुरक्षा की नई रणनीति की प्रमुख होंगी। संजना वापस जिले लौटी। कोई भव्य स्वागत नहीं लिया, सिर्फ थाने में जाकर उस दरोगा को देखा जिसने उन्हें थप्पड़ मारा था। वह अब सस्पेंड हो चुका था, चुपचाप खड़ा था। संजना बोली, मैं बदला लेने नहीं, बदलाव लाने आई थी। फिर उन्होंने एक आदेश पास किया, हर थाने में महिला हेल्प डेस्क, हर थाने में सीसीटीवी और हर पुलिसकर्मी के लिए अनिवार्य संवेदनशीलता प्रशिक्षण। हफ्तों बाद संजना अपनी मां से मिलने हॉस्पिटल पहुंची। मां ने कहा, बेटी, तू सच में जनसेवा में लग गई है, अब थोड़ा अपना भी सोच। संजना मुस्कुराई, मां, जब मैं तुम्हारी आंखों में संतोष देखती हूं तो मुझे खुद के लिए कुछ और चाहिए ही नहीं। 1 साल बाद उसी शहर में पुलिस पर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, आग की तरह, डीएम संजना की कहानी। बच्चे उनकी फोटो देखकर कहते थे, ये वही दीदी हैं जिनसे गुंडे डरते हैं और गरीब हंसते हैं। और उस शहर के लिए अब संजना एक अफसर नहीं, उम्मीद बन चुकी थी। जहां हिम्मत है वहां रास्ता है, जहां न्याय है वहां संजना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो
तो कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आपका समर्थन बहुत जरूरी है, इसलिए जुड़े रहें और सीखते रहें। जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखना हमारी सोच को नया आयाम देता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय